हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। कंप्यूटर की सीरीज चली थी जिसमें हम कंप्यूटर की एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए करते हैं इनको स्टार्ट। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उनके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत डेस्क के रूप में की गई थी। तो हमारा जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत हमने कैसे की थी? तो कंप्यूटर में सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा हमारे नेटवर्क की शुरुआत की गई थी, या इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच में यदि फाइल को स्थानांतरित करना है तो हमें किसको कनेक्ट करना पड़ेगा? तो यदि दूर में स्थित दो कंप्यूटरों को फाइल स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में कनेक्ट होंगे तो इंटरनेट के द्वारा भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। डैश आपके में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक एवं कॉरपोरेट, सार्वजनिक एवं निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो क्या है जो हमारे कंप्यूटर में होती है? सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट और सार्वजनिक, निजी कंप्यूटर में सब में जुड़ी हुई वैश्विक प्रणाली है, ये हमारी इंटरनेट। वेब का अस्तित्व कब आया था? तो वेब का अस्तित्व सबसे पहले आया था हमारे अमेरिका में। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो इंटरनेट का शुरुआत करने वाला पहला नेटवर्क था हमारा आरपानेट, जो कि अमेरिका के सुरक्षा बल के लिए प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले इंटरनेट का नाम बताइए। तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम था हमारा आरपानेट। उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण ARPA निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी था? तो उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण, ये था हमारे इंटरनेट के लिए शुरुआत किया गया था, उत्तरदायी था। भारतीय आईटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय आईटी अधिनियम लागू किया गया था 2000 में। भारतीय आईटी अधिनियम कब आया है? तो भारत का आईटी अधिनियम आया है 2000 में। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है या फिर कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा इंटरनेट। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होता है? तो सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला विश्व के, उनको कहा जाता है इंटरनेट। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट प्रयोग करता है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे चीन में। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है एक कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र को इंटरनेट कहा जाता है। सूचना पथ या फिर इंटरनेशनल हाईवे किसको कहा जाता है? तो सूचना पथ कहा जाता है हमारे इंटरनेट को। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है हमारा इंटरनेट। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देश को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना को संकलित करके सैटेलाइट द्वारा विश्व भर में पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो देश में सारे कंप्यूटर को जोड़ती है, उनसे सूचना को इकट्ठा करती है और सैटेलाइट के माध्यम से कहीं और पे भेज देती है, उसे कहा जाता है इंटरनेट। किसी बाहरी संख्या को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना क्या कहलाता है? तो हमारी किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना क्या कहलाता है? हमारा एक्स्ट्रानेट कहलाता है। मतलब हमारे इंटरनल जो वेब पेज होते हैं उनको एक्सेस करने देना किसी बाहर के संस्थान को, वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी बिल्डिंग के अंदर जो लैन कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट क्या होता है? इसमें सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट होता है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त तो आंतरिक इंटरनेट क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेट कहलाता है। तो क्या होता है हमारा इंटरनेट? मतलब अंदर ही हो रहा है। तो किसी संस्था के अंदर सूचना के अंतरण मतलब ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट कहलाता है। और एक्सट्रानेट कहीं बाहर की संस्थान को वेब पेजों को एक्सेस करने देना, वो एक्सट्रानेट कहलाता है। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य प्रयोग के लिए किसी संगठन द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क क्या कहलाता है? तो अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त या अनन्य उपयोग करने के लिए संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो निजी नेटवर्क होता है उसे कहा जाता है लैन, नहीं इंटरनेट। क्या कहा जाता है? उसे इंटरनेट कहा जाता है। लेकिन जिस उसमें कनेक्ट होते हैं तो उसे लैन कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह
इसको तकनीकी रूप से कैसे कहा जाता है? तो हमारे जो जितने भी रूल ऑफ लॉ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं बोल सकते, उनको क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ लॉ, है ना। उनको क्या कहा जाता है? नेटिकेट कहा जाता है। पूरे जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, दिशा निर्देश हैं इंटरनेट के लिए जो होते हैं तकनीकी के रूप में, उन्हें नेटिकेट कहा जाता है। किसी वेब पेज को रीलोड करते हुए किस बटन का प्रयोग करना पड़ता है? यदि हम किसी वेब पेज को रीलोड करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? रिफ्रेश का प्रयोग करते हैं। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। तो हमारा जो इंटरनेट है वो हमें कैसे जरूरी है? इस पर एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा इंटरनेट। हमें हर प्रकार से हर सारी चीज़ों को बता देता है, हर डायरेक्शन में। इंटरनेट प्रयोग करता है, तो इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? परिवर्तन लेंथ पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। परिवर्तित लेंथ पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है हमारा इंटरनेट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट कई छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है, तो ये सही है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच में फाइल का स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। हाँ, तो कौन सा गलत है? तो हमारे दोनों सही हैं, मतलब ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, दोनों सही हैं। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? जो हमारे वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक के द्वारा। कैसे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ओपेरा एक सर्च इंजन नहीं है। क्रोम, विंग और डकडकगो ये तीनों सर्च इंजन हैं। दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेन्यू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में यदि फाइल मेन्यू खोलना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अल्ट प्लस एफ का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्ट प्लस एफ का प्रयोग करेंगे तो हमारी फाइल खुल जाएगी, फाइल मेन्यू खुल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र नहीं है हमारा क्रोम होता है, सफारी हमारे उसका है, एप्पल का है, और फायरफॉक्स होता है, लेकिन हमारा लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक एक्सप्लोर करने वाला, तो वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेजों का नाम प्रदर्शित करता है? तो कौन सा वेब पेज में नाम प्रदर्शित करता है? तो ये करता है हमारा टाइटल बार। क्या करता है? अलग अलग वेब पेजों के नाम को प्रदर्शित करता है टाइटल बार। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये नए टैब नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र हमारा कौन सा नहीं है? विंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, सफारी और क्रोम ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए 1995 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए हम करते हैं वेब ब्राउज़र का प्रयोग, एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र का। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सफारी, जो कि हमारे एप्पल का वेब ब्राउज़र है। वेब पर जानकारी देखने के लिए किसके पास अवश्य होना चाहिए? तो यदि हमें किसी वेब से जानकारी देखनी है तो हमारे पास होना चाहिए वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र्स क्या होते हैं? तो ब्राउज़र्स होते हैं इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है? वेब पेज को सर्च करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था? तो एप्पल ने विकसित किया था सफारी। गूगल कंपनी द्वारा 2008 में कौन सी अपनी तिमाही पर कौन सा वेब ब्राउज़र प्रारंभ किया गया था? तो गूगल ने किया था क्रोम 2008 में उसकी तिमाही पर। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल का है हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम है एक वेब ब्राउज़र। गूगल सर्च इंजन की स्थापना डैश में की गई थी और डैश के द्वारा की गई थी। तो गूगल सर्च इंजन की स्थापना किसने की थी? यूएस में की गई थी और लैरी पेज और स्वेंग ई विन ने की थी। किसने की थी? लैरी पेज और स्वेंग विन के द्वारा गूगल सर्च इंजन की स्थापना की गई थी यूएस में। निम्नलिखित में से कौन
या क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र था अपना इडिजे, इडिजी। फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की को क्या किया जाता है? तो फुल स्क्रीन पे करना है तो हम F11 का प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउज़र उपयोग किया जाता है तो वेब ब्राउज़र किस में उपयोग करते हैं हम? तकनीकी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र खोलने के लिए किस वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला चरण है? तो हम यदि वेब ब्राउज़र को खोलते हैं तो हमारे इंटरनेट पर ब्राउज़ एड्रेस में एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस टाइप करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। हम वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम वेब ब्राउज़र एड्रेस बार में जाएंगे और वेबसाइट एड्रेस टाइप करेंगे तो हमारा खुल जाएगी वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन है हमारा याहू, विंग और गीगावास्ट, लेकिन हमारा फ्लिपकार्ट एक वो है ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। फ्लिपकार्ट नहीं है सर्च इंजन, याहू है, विंग है और गीगावास्ट है। यह बता कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या गलत है? गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो ये पहला तो भैया हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, तो ये भी गलत है। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब, www। नेट स्केप क्या है? तो नेट स्केप है एक वेब ब्राउज़र। ब्राउज करने के लिए नेट को स्केप कर दो तो नेट स्केप क्या है? एक वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमारा क्रोम है, ओपेरा है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब वेब ब्राउज़र है, लेकिन हाडूप नहीं है, हेडूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमारा नेट सर्फ है, वेब ब्राउज़र मतलब ओपेरा है और नेट स्केप नेविगेटर है, लेकिन MS एक्सेल नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में 11 का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो हमारी पूरी स्क्रीन को फुल करने के लिए, है ना। तो क्या करते हैं? पूर्ण स्क्रीन को चालू करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यदि हमें अपने वर्तमान पेज पर बुकमार्क लगाना है तो हम Ctrl+D का प्रयोग करेंगे, बड़े डॉट बना देंगे। क्या बना देंगे? डॉट बना देंगे। तो Ctrl+D का प्रयोग करते हैं किसी भी वेब पेज पर बुकमार्क करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो वेब ब्राउज़र है हमारा ओपेरा। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो सफारी है, क्रोम है, इंटरनेट नेटस्केप नेविगेटर है, लेकिन HTML नहीं है। सफारी क्या है? तो सफारी एक है हमारा वेब ब्राउज़र है जो कि किसके द्वारा बनाया गया? एप्पल के द्वारा बनाया गया है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो हमारा फायरफॉक्स है वो बनाया गया है मोज़ेरा कॉरपोरेशन के द्वारा। वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स और ये मोज़िला कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करता है। तो क्या है? तो ये है वेब ब्राउज़र। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने देती है, तो ये है वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइट। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को क्या कहा जाता है? तो पूर्व निर्धारित मानों के द्वारा स्वचालित रूप से फॉर्म भरना क्या कहलाता है? हमारा ऑटोफिल कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए दिए गए विंडो में किस आइकन का प्रयोग करना है? तो यदि हमें किसी को रिफ्रेश करना है तो इसका प्रयोग करते हैं, सिंबल का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो हमें बताना है अल्ट्रा विस्टा और लाइकोन शुरुआती दिनों में खोज इंजन थे या फिर सर्च इंजन थे? तो नहीं, मतलब थे, नहीं थे। कौन सा गलत है? तो ये तो गलत नहीं है। अल्ट्रा विस्टा और लाइकोन्स क्या थे? शुरुआत में सर्च इंजन थे। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, तो वेब कॉलर क्या है? हमारा वेब स्पाइडर है। दोनों सही हैं। वेब कॉलर स्पाइडर वेब स्पाइडर है, तो सही है। अल्ट्रा विस्टा और लाइकोज पहले शुरुआत इंजन थे, खोज इंजन थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है वो बताना है? तो जो विंग है वो है एक अलग है। फायरफॉक्स
क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन विंग क्या है, एक सर्च इंजन है। ब्लॉग शब्द की शुरुआत कैसे हुई है या उत्पत्ति कैसी हुई, तो वेब प्लस लॉग इसको कहा जाता है, वेब प्लस लॉग से ब्लॉग बना है। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो सूचना प्राप्त करनी है हमें रेलवे से, तो कौन सा हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, ई टिकटिंग का कर सकते हैं, SMS गेटवे का प्रयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली का कर सकते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का प्रयोग नहीं किया जा सकता इसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक एपलेट का वर्णन करता है, तो एपलेट किसका वर्णन करता है, ये प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन से एम्बेड किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाती हैं, एम्पलेट करते हैं। एम्पलेट क्या हो सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन से एम्बेड किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, इंटरनेट के माध्यम से हम ऋणों के लिए आवेदन दे सकते हैं, खाते का विवरण देख सकते हैं, हाल के जो कार्य विवरण होते हैं उनको निकाल सकते हैं, लेकिन खाते से नगद नहीं निकाल सकते, नगद के लिए हमें बैंक ही जाना पड़ेगा, ATM जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे आपका प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने ही आपस में मिलकर बनाया है, तो ये है हमारा विकिपीडिया। यह एक मुफ्त में इंसाइक्लोपीडिया है जिसको उसको उपयोग करने वाले लोगों ने ही बनाया है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं, तो जिमी वेल्स और जो लैरी सेंगर हैं वो हैं विकिपीडिया से संबंधित। जिमी वेल्स और सिंगर। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए जाने जाते हैं, तो रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन विकसित किया था इनने ईमेल। रे टॉमिल्सन भी इनको कहा जाता है, तो रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन को ईमेल का जनक कहा जाता है। ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो यदि हमें टू का हम कभी खाली नहीं छोड़ सकते, हम किसको भेजना है तो पहले ही भरना पड़ेगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार किया था हमारे VA शिवा अय्यादुरई ने VA शिवा अय्यादुरई के द्वारा ईमेल का विकास किया गया था। मूल भारतीय शिवा अय्यादुरई किसके विकास के लिए जाने जाते हैं, तो शिवा अय्यादुरई का नाम जुड़ा है ईमेल के विकास के लिए। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blaster@marks.org है, तो इसमें mark.org क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हमें marks.org दर्शाता है उसका डोमेन का पता, डोमेन नेम दर्शाता है। pashma@yahoo.com ये क्या है, तो ये है एक ईमेल एड्रेस जैसे samban@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम होता है, तो डोमेन नेम है उसका एग्जाम्पल, डोमेन नेम क्या दिखाता है उसका एग्जाम्पल दिखाता है। ईमेल पते में abcdef.gmail.com में अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें @ का प्रयोग किया जाता है सिर्फ। ईमेल पते का सही संरूप कौन सा होगा, तो हम पहले इसमें सेल्स लिखेंगे, फिर @ लिखेंगे, फिर वेबसाइट लिखेंगे, फिर .info लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य ईमेल एड्रेस है, मान लें कि @ के बाद वस्तुनिष्ठ सही होता है, तो हम क्या करेंगे, #A2 कोई भी नाम लिख देंगे, @ लिख देंगे, फिर default.com लिखेंगे, तो ये सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ सही लिखनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक अनचाहे मेल्स होते हैं, तो अनचाहे मेल्स होते हैं हमारे स्पैम। एक मान्य या फिर वैलिड ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हमें ईमेल आईडी के लिए ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है, कौन सा सही है, केस सेंसिटिव नहीं है। अनापेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्पैम। अनचाहे ईमेल को साधारणतः क्या कहा जाता है, तो अनचाहे मेल को कहा जाता है स्पैम। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है, तो ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये सही है। यदि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, तो ये गलत है। बना सकते हम, कितनी बना लें, हमारा कंप्यूटर हमारा ईमेल। एक ईमेल एड्रेस में केवल एक बार @ का वर्णन किया जाता है, तो ये सही है। ईमेल आईडी केस या फिर केस संवेदी या फिर सेंसिटिव होता है, तो ये भी सही है।
जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल कहलाते हैं हमारे स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम हमारे कंप्यूटर से संबंधित है। जंक मेल को क्या कहा जाता है? जंक मेल को कहा जाता है स्पैम। निम्नलिखित में कौन सा गलत है बताना है हमें। तो गूगल एक खोज इंजन है, सर्च इंजन है, जो कि मूल रूप से लैरी पेज और सिवेंग विंग के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो सही है, जो कि गलत नहीं हो सकता। विंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि विंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन सर्च इंजन है। तो इसमें से कौन सा बी गलत है? एक निश्चित पते पर किसी वेब यूजर्स के द्वारा बार बार ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। स्पैमिंग कहलाती है। एक ही यूजर्स के द्वारा बार बार मेल भेजना क्या कहलाती है? ईमेल स्पैमिंग कहलाती है। ईमेल पते पर दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते पर दो भाग होते हैं, उपयोगकर्ता का नाम और उसका डोमेन नेम। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं होता? तो ईमेल पते में हमारे डॉट होता है, @ होता है, अंडरस्कोर होता है, लेकिन हमारा स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। नए असंबंधित प्रयोगकर्ता को समान ईमेल करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नए असंबंधित प्रयोगकर्ता को यदि हमें समान ईमेल भेजना है तो हम क्या कर देंगे? BCC का प्रयोग करेंगे। ईमेल अटैचमेंट क्या कहलाती है? ईमेल अटैचमेंट हम कैसे कर सकते हैं? प्रयोगकर्ता द्वारा भेजी जाने वाली रसीद नहीं, दूसरे प्रयोगकर्ता को एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। तो ये सही है। प्रयोगकर्ता क्या हम दूसरे प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के साथ हम जोड़ के भेज रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। आपको ईमेल पढ़ना है या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। तो ये गलत नहीं है, सही है ना। ईमेल के संबंध में BCC होती है ब्लैक कार्बन कॉपी, तो ये भी सही है। इनमें से कौन सा गलत है? दोनों गलत नहीं है। EDGE, UMTS, FDD और TDD सेलुलर नेटवर्क हैं। ये कौन से नेटवर्क हैं? तो ये सभी नेटवर्क हैं हमारे 3G नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस फाइल का या किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैच द्वारा भेजा जा सकता है? तो हम कुछ भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट को भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, सभी फाइलों को हम टेक्स्ट में भेज सकते हैं। लेकिन देखो, EDGE, UMTS, FDD और TDD क्या होते हैं? ये 3G नेटवर्क हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन किया था रेल टॉमिल्सन ने द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करती है? तो निःशुल्क ईमेल सेवा देते हैं हमारी याहू, गूगल, हॉटमेल और रेडिफ मेल। ये सब हमारी क्या देती हैं? निःशुल्क ईमेल देती हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, सभी भेज सकते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? ये चित्र जो हम भेजते हैं वो हमारी 30 दिन तक हमारे इनबॉक्स में रहता है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधियां निम्नलिखित में से की जाती हैं। तो जो लोकप्रिय गतिविधियां होती हैं या लोकप्रिय इंटरनेट है वो कौन सी होती है? तो वो करते हैं हम ईमेलिंग। ज़्यादातर हम इंटरनेट का प्रयोग किस में करते हैं? ईमेलिंग के लिए करते हैं। ईमेल भेजना किसके समान होता है? ईमेल भेजना मतलब पत्र लिखने के समान होता है। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल एक है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संकेत या फिर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उसमें ईमेल पते को हमें डैश द्वारा अलग करते हैं। तो हम किसके द्वारा अलग करते हैं? विकल्प विराम के द्वारा, अल्प विराम के द्वारा हम इसको करते हैं अलग। ईमेल संकेतों संदेशों के स्टोर एरिया को क्या कहा जाता है? तो ईमेल जहां पर स्टोर होते हैं उनको कहा जाता है मेल बॉक्स। इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो इनकमिंग के जितने भी ईमेल होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही रूप होता है? तो यदि हमें ईमेल बनाना है तो हम पहले क्या लिखेंगे? देखो, ये तो आएगा नहीं,
.com ये भी नहीं आएगा, कॉम बाद में लगता है, एच ये भी नहीं आएगा, लास्ट में आएगा ramesh@coldmail.com। किसी ईमेल में फॉर्म, टू, डेट, सब्जेक्ट, फीड को क्या कहा जाता है? तो ये सब हमारी ईमेल हेडर्स होते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो हम POP का प्रयोग करते हैं, IMAP का करते हैं और SMTP का करते हैं, लेकिन FTP का नहीं करते। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। हमें ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो हम अपने ईमेल के जरिए हम कितने भेज सकते हैं? वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट, हम बहुत सारे अटैचमेंट को भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइल आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं देता? तो किस प्रकार की फाइल हैं जो कि हमारा ईमेल भेजने की अनुमति नहीं देता? तो वो होती हैं .exe या विन फाइल्स को नहीं भेज सकते हम। ईमेल भेजने के दौरान BCC विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसका वो क्या होता है अर्थ? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म होता है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो हमें ईमेल भेजने के लिए पहले तो ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल ID की आवश्यकता होती है। ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होते हैं? तो ईमेल में जो हस्ताक्षर होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो यह ईमेल संदेश के अंत में संलग्न एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जिसमें उपयोगकर्ता के संपर्क की जानकारी होती है। जब आप एक से अधिक प्रयोगकर्ता को ईमेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो हमें ईमेल एड्रेस में अल्पविराम का प्रयोग करना होगा। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। चैटिंग क्या होती है? तो चैटिंग होती है इंटरनेट एरिया जहां पर किसी व्यक्ति या किसी विषय पर चर्चा हो रही होती है, उसे चैटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके आप अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ वास्तविक बात की तरह या रियल टाइम की बातचीत की तरह बातचीत कर सकते हैं? तो उसे कहा जाता है चैटिंग। इंटरनेट सेवा एक इंटरनेट प्रयोगकर्ता को सक्षम बनाती है। तो टेलनेट सेवा है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को सक्षम बनाती है कि आप क्या कर सकते हैं? रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। टेलनेट है कि आप रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए प्रदान करती है। टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीटाइप नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म होता है टेलनेट का। निम्नलिखित में से डैश का प्रयोग करके सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करके हम सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन कर सकते हैं? तो टेलनेट के द्वारा। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ता के एक समूह को किसी अन्य विषय पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो ऐसी कौन सी सेवा है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के एक समूह को किसी विषय पर अपने विचार का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो वो होती है यूजनेट। यूजनेट का प्रयोग करके आप अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट यूजर के समूह के लिए यूजरनेट सर्विस जो कि सेवा सक्षम किसके सक्षम बनाती है? तो वो दिलचस्प एवं रुचि के कुछ विषय पर विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सक्षम बनाती है। यूजनेट सर्विस क्या होती है? तो दिलचस्प या फिर जो इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, विषय होते हैं, उन पर चर्चा करने के लिए, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हमें सक्षम बनाती है। ये क्या करती है? किसी अपने विचारों को आदान प्रदान की सुविधा देती है यूजनेट। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो www एक बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है, तो ये सही है। www का अस्तित्व स्वामी US के पास है, तो ये सही है। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये सही है। www का आविष्कार वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा था? अच्छा, यह बड़ी संख्या में इंटरलिंक पेज होती है, तो ये सही है, लेकिन इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। www डॉट क्या है? एक किसी का इसके मतलब किसी के पास इसका स्वामित्व नहीं है। वाइल्ड वेब की संकल्पना
किसने की थी? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी संकल्पना की थी टिम बर्नर्स-ली ने। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। विश्व व्यापक जाल विश्व वाइड वेब हमारा क्या है? टिम बर्नर्स-ली हैं इसके आविष्कारकर्ता। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर जो मूल सामग्री होती है उसको प्रकाशित करना कहलाता है वेब प्रकाशन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। http://www.redif.com ये क्या है? तो ये भाई एक वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट। http://www.preamble.com में http सिंबल किसका अंश है? तो http जो है वो हमारा दिखाता है पूर्ण संधि। क्या है ये? पूर्व संधि होती है http। निम्नलिखित में हमें विषम का चयन करना है ना? तो साइबर स्पेस, इंटरनेट और www ये हमारे अलग होते हैं, लेकिन HTML अलग है। ये जो वेब बनाने के लिए प्रोटोकॉल है ना, HTML। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? तो हमारा पेटीएम भैया वो है, मनी ट्रांसफ़र वाला ऐप है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक डैश साइट बस इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रहण होती है। तो इंटरनेट पर इंटरलिंक किए गए पृष्ठों को कौन रखता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब रखता है। डैश जिसे वेब भी कहते हैं में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो किसमें सब बहुत सारे लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सूचना होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारी सूचना होती है हर प्रकार की। इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, ध्वनियाँ हो सकती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो पाठ, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि सब हो सकती हैं। सामान्य WW पेजेस विकसित किए थे। तो जब हम WW पेजेस विकसित करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। संधियाँ, लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं उन्हें कहा जाता है हाइपरलिंक्स। वो की लिंक्स होती हैं जो कि हमें किसी और वेब पेज पर ले जाते हैं उन्हें हाइपरलिंक्स कहा जाता है। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करने देता है उसे क्या कहा जाता है? तो HTML फाइलों और पेजों को सर्व करने देता है उसे कहा जाता है वेब पृष्ठ। HTML वेब पेज विकसित करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाली मार्कअप भाषा होती है। HTML में कुछ मूलभूत टैग्स होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस प्रकार का मूलभूत टैग नहीं है? तो हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, ब्रेक लाइन्स होते हैं, लेकिन होम उसका एक मूलभूत टैग नहीं होता। इंटरनेट पर परस्पर क्रिया, डाटा उन्मूलन, वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर परस्पर क्रिया करने, डाटा का उन्मूलन करने और वेब अनुप्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है ASP का प्रयोग किया जाता है। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के लिए की जाती है? तो हाँ, वेब पेज पर जो डाटा एंट्री होती है वो किस में की जाती है? तो फॉर्म्स में भरी जाती है। डाटा एंट्री अपन किस में भरते हैं? फॉर्म्स में भरते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट से हमारे संबंधित है WWW, HTTP और ईमेल, ये हमारे सब इंटरनेट से संबंधित हैं। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीवर्ड के लिए www पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। तो ये क्या होता है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कीबोर्ड पर www पर वेबसाइट की खोज करता है और उनके परिणाम की सूची प्रदान करता है। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इंटरनेट सफरिंग निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित है? तो जो इंटरनेट सफरिंग है वो एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोर को खोलना होता है। इंटरनेट सफरिंग का मतलब क्या होता है? फाइल को सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर को खोलना। इंटरनेट का प्रायः क्या होता है? तो इंटरनेट से मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब से। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम होता है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो एक हाइपर मीडिया सिस्टम है जो कि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है।
इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में। कंप्यूटर से संबंधित वर्ल्ड वाइड वेब का विस्तार क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडारों में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम या फिर स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉलर। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने के लिए मतलब सफरिंग करने के लिए, स्थानीय भंडारण की अनुमति मतलब स्टोरेज करने की अनुमति देता है, और खोजने के लिए, उसे सर्च करने के लिए स्वचालित स्क्रिप्ट होती है। किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉलर का प्रयोग करते हैं। कॉलर पहना देते हैं, जाओ सर्च करके लेकर आओ। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज खुलता है उसे क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या होता है? हमारा गृह पृष्ठ या फिर होम पेज होता है। किस निम्नलिखित में से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो लॉग आउट करना। हम लॉग आउट कर रहे हैं, कौन सा पावर होगा? तो बंद करना, शट डाउन होता है। पावर विकल्प नहीं है तो हम लॉग आउट कर देंगे, तो पावर विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट के पहले पृष्ठ या पेज को क्या कहते हैं? तो पहले पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। होम पेज। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ लिखा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो FTP का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना और डाउनलोड करना। क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो हम फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से एक सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करते हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा क्या होते हैं? तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा ये हैं वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमारा फायरफॉक्स है, क्रोम है और मैक वेब है, लेकिन FTP नहीं है, ये तो प्रोटोकॉल है। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्था प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी समस्या को सुलझाने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया होती है हमारी ट्रबल शूटिंग या फिर समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग कहलाता है। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो यदि हमारा गवर्नमेंट कर रहा है तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है? तो कैशलेस भुगतान का कौन सा लाभ नहीं होता? डिजिटल उपकरणों की स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि सही भी विकल्प सहूलियत होती है और अधिक सुरक्षित होते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरण स्वतंत्र नहीं होते। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग और एम कॉमर्स आदि में से कौन सी सेवाएं होती हैं? तो ये सब हमारी भैया ई सेवाएं होती हैं। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? कि हम इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेट पर व्यापार। फ्लिपकार्ट एक किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? तो फ्लिपकार्ट है भैया हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट की सहायता से उत्पादों को खरीदना, उत्पादन करना और सर्विस को खरीदना बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। IRCTC क्या है? एक रेलवे की है ना, रेलवे सेवा प्रदाता। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं होता? तो इंटरनेट का लाभ कौन सा नहीं है? ब्याज की उच्च दर प्राप्त नहीं होती भैया। हमारे बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, धन की सक्रिय हस्तांतरण कर सकते हैं, किसी भी समय खाता विवरण हम देख सकते हैं। ई कॉमर्स निम्नलिखित में से संख्याओं में अवयव की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो ई कॉमर्स होती हैं उसमें कितने अवयवों की आवश्यकता होती है? तो 7 अवयवों की आवश्यकता होती है। जब एक एंटिटी स्वयं से संबंधित है तो इस रिश्ते को क्या कहा जाता है? जो खुद से संबंधित है तो रिकर्सिव कहा जाएगा भैया। खुद से संबंधित है, एंटिटी स्वयं से संबंधित है तो रिकर्सिव कहा जाएगा। चेन नोटेशंस चित्र में ER आरेख नीचे दिया गया है, इसमें कौन सा सही संबंध होगा? तो एम्प्लॉय का नेम हैज़
एम्प्लॉय आईडी, तो ये होगी 1 to 1, एम्प्लॉय का नाम है 1 to 1 आईडी है, तो 1 to 1। मोबाइल के जरिए धनराशि का अंतरण करना क्या कहलाता है भैया, हमारी IMPS के कहते हैं, इमीडिएट मनी ऐसे कुछ होता है ना, IMPS कहा जाता है मनी का स्थानांतरण करना, अंतरण करना। मोबाइल टेलीफोन का प्रयोग करके धनराशि का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, तो IMPS। NEFT और RTGS क्या होते हैं, तो ये सब हमारे बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं। NEFT और RTGS ये बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होते हैं, फंड का ट्रांसफ़र। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में क्या एक माध्यम नहीं हो सकता, तो हम इसमें पेन की आवश्यकता नहीं होती। SMS होता है, स्मार्टफोन पर बैंक की ऐप होनी चाहिए और इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, लेकिन पेन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें IMPS में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, तो ऑनलाइन हमें पेमेंट कौन नहीं करने देता, तो इनसाइड नहीं करने देता। हम पेपल कर सकते हैं, CC एव्यून कर सकते हैं और साइट्रस कर सकते हैं। गेटवे कौन सा नहीं है, ये इनसाइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बैंकिंग तकनीकी है जो कि मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो ऐसी कौन सी बैंक तकनीक है जो कि आपके मोबाइल डिवाइस पर आपके बैंक खाते को एक्सेस करने देती है, तो उसे कहा जाता है मोबाइल बैंकिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग करते हुए हम वीडियो कॉल का परिचालन करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में क्या शामिल होता है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था स्थापित करनी है तो 3 लोगों के वर्गीकरण किया जाता है, 3 में वर्गीकृत किया गया है, हम, तुम और वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा क्या कहलाता है, तो ये होता है हमारा वेब कैमरा। ऑनलाइन वार्तालाप जिससे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा चैट करना। तत्काल संदेश प्रेषण डैश का उदाहरण होता है, तो ये होता है हैंग आउट। तो हम तत्काल संदेश को प्रेषण कर सकते हैं, तो हैंग आउट कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। गोफर उपयोगी होता है, तो गोफर क्यों उपयोगी होता है, विभिन्न सूचनाओं का एकत्रीकरण करने के लिए गोफर का प्रयोग किया जाता है। गो और फर, गोफर, गो फॉर हो जाओ, सारी सूचनाओं को लेकर एकत्रीकरण करना, विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठी करना है, गोफर कहलाता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए किया जाता है, तो CLI का प्रयोग होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त अक्षर होता है जो कि CLI होता है, इसको क्या कहा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। ब्लॉग किन शब्दों से बना है, तो वेब प्लस लॉग होता है ब्लॉग। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताना यानी ईमेल ID आदि बिना उपयोगकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो यदि हमें ईमेल सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी पहचान बता बिना, हम आपको मतलब एक दूसरे की पहचान नहीं बताना चाहते और 2 लोगों को भेज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंक कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। URN का प्रयोग किस में किया जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है, तो इंटरनेट पर जो प्रलेख होता है उसके बारे में सूचना देता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर शब्दावली में URL क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का विस्तृत रूप क्या है, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक है जो स्क्रीन है जो कि www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है, ये है एक एड्रेसिंग साइट का पता लगाती है। एड्रेस स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट का पता लगाती है कि इसका उपयोगकर्ता कौन है। www एक सूचना विस्तृत है जहां पर दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों को पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो www पर सूचना विस्तार है
जहाँ पर दस्तावेज और अन्य वेबसाइट को पहचान किया जाता है, तो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के द्वारा। नेटवर्क या इंटरनेट पर दस्तावेज संसाधनों का पता लगाने की योजना क्या कहलाती है? इंटरनेट पर दस्तावेजों की संसाधनों का पता लगाने की इंफॉर्मेशन कहलाती है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। वेब पर किसी खास कंप्यूटर या फिर पूरी साइट के मेन पेज को पहचानना क्या कहलाता है? तो किसी कंप्यूटर या पूरी साइट को पहचानना उसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के द्वारा किया जाता है। नेट पर किसी संसाधन का पता लगाना क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। यूआरएल http://www में http क्या है? तो http है हमारा प्रोटोकॉल। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट डेस्क की पहचान करता है। तो यूआरएल क्या है? यूआरएल पर वेबसाइट एक अलग से नेम होता है जो कि हमें क्या पहचान करता है? उसकी वेबसाइट को पहचान करता है, यूनिक नेम होता है क्योंकि, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब के पृष्ठ पेज में एक यूआरएल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका होता है फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के लिए यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉग का रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है हरा। CSS के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स इसको कहा जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP क्या है हमारा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPs के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो यह एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है, तो ये सही है। मतलब क्या करता है? एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है, सही है। इसकी संख्या, पोर्ट्स की जो संख्या होती है वो 443 का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है। यह डाटा को नेटवर्क लेयर पर कोडीकृत करता है, तो ये नेटवर्क लेयर पर नहीं करता बल्कि एप्लीकेशन लेयर पर करता है ना। इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये सही है। ये एप्लीकेशन लेयर पर डाटा को कोड करता है। HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड कौन सा है? तो ये होता है RTGS। RTGS का प्रयोग करते हैं हम अपने पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है RTGS का। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या नियमों का वह समुच्चय या सेट उपयुक्त होता है या प्रस्तुत करता है जो डाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हमें समुचित सेट बताता है नियमों का? तो ये बताता है हमें प्रोटोकॉल। ये दिया है, इसमें URL में HTTP चिन्हित क्या बताता है? तो HTTP बताता है हमें ट्रांसफर नामावली या प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट डैश द्वारा विकसित किया गया था, तो हाइपर टेक्स्ट किसने बनाया था? तो एक ट्रेड नेल्सन के द्वारा बनाया गया था, ट्रेड नेल्सन के द्वारा बनाया गया था मतलब हाइपर टेक्स्ट। GPRS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्लोबल नहीं होगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है हमारा HTTP। जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट या चिन्ह को इंगित करते समय माउस पॉइंटर या पॉइंटर फिंगर बन जाती है, तो उसे या पृष्ठ या तस्वीर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाइपरलिंक। जब भी हम किसी को क्लिक करते हैं ग्रीन पर एक कलरफुल नेम को और वहाँ पे हाथ बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। फाइल को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप
से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो हमारे इंटरनेट पर जो फाइल होती हैं स्थानांतरित करनी है, सुरक्षित रहें वो, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा सुरक्षित रहती हैं और सुरक्षित स्थानांतरित करता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www में प्रयोग किया जाता है, तो www में प्रयोग किया जाने वाला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचना है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा पहुंचेंगे। कहाँ है, HTTP के द्वारा। कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट होता है, तो प्रत्येक वेब कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट होता है जो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को वेब पर, तो HTTP होता है। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है हमारा HTTP। निम्नलिखित में को मिलाइए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा को प्रेषण करना क्या कहलाता है, तो हम भेज रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर से किसी एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। हमें इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करनी है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। इप्स ड्रॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण होता है, तो इप्स ड्रॉपिंग किसका प्रकार होता है, तो ये होता है मैन इन द मिडिल प्रकार की साइबर हमले का एक उदाहरण होता है इप्स ड्रॉपिंग। इप्स अरे अब तो रुक जा, अब ड्रॉप कर दो, है ना, तो मैन इन द मिडिल। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट से यदि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल का ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरण कहलाता है, तो वो कहलाती है डाउनलोडिंग करना। W3C क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया है, तो इनको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। TCP और IP में पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, तो TCP और IP में जो पोर्ट एड्रेस होता है वो होता है 16 बिट्स का। 16 संस्कार लगते हैं इसके बिट्स बनाने, एड्रेस बनाने में, तो 16 बिट्स का एड्रेस होता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच इंटरनेट भी कहा जाता है क्योंकि यह डैश का प्रयोग करता है। तो जो इंटरनेट होता है इसको क्या कहा जाता है, पैकेट स्विच कहा जाता है क्योंकि यह TCP और IP का प्रयोग करता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर TCP का अर्थ होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट में TCP का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट में TCP का पूरा रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में TCP क्या है हमारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP और IP एड्रेस में या डेटा में जो संपर्क स्तर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संपर्क स्तर को कहा जाता है, स्तर को कहा जाता है फ्रेम। IPv4 एड्रेस का प्रत्येक 4वां भाग हमेशा एक संख्या होती है। यह इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है, तो IPv4 की का जो 4वां भाग होता है उसमें एक संख्या होती है और वो संख्या हमेशा 0 से 255 के बीच में होती है। TCP में डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो TCP में यदि हमें डाटा भेजना है तो हमें विड्थ स्ट्रीम का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वाइट स्ट्रीम का प्रयोग करना पड़ेगा, वाइट या फिर विड्थ स्ट्रीम का प्रयोग करना पड़ता है। IP पते में निम्नलिखित में कौन सा रूप फॉर्म होता है, हम किस में फॉर्म करते हैं, तो पहले वाइट सभी वाइट होंगे तब वो क्या होता है, फॉर्म होता है, वाइट में होता है। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो IP एड्रेस में होते हैं 32 बिट। एक नॉर्मल IP एड्रेस में कितने होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों
के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको किया जाता है 32 बिट में परिभाषित। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या होता है? तो नेटवर्क पर आईपी एड्रेस कंप्यूटर का पता होता है। नेटवर्क से जुड़ने एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर से जुड़े हुए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो एड्रेस होता है उसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। आईपी V4 एड्रेस की लंबाई क्या होती है? तो हमेशा होती है 32 बिट्स। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली एक शब्दावली है। इसका मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बताने हैं हमें, है ना। इंटरनेट पर रिमोट लर्निंग के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इंटरनेट में जुड़े कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, तो ये भी नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का पता क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। दोनों गलत हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती है? तो टीसीपी और आईपी में होती हैं 4। टीसीपी और आईपी की कितनी होती हैं लेयर हैं? 4 लेयर होती हैं। टीसीपी और आईपी स्टैक में कितने स्तर होते हैं? तो ये होते हैं 4 स्तर। निम्नलिखित में से नीचे दिया गया कौन सा सही है? तो प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। तो ये सही है। क्या जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों में अग्रेषित करता है। तो ये नहीं करता। प्रॉक्सी सर्वर सिर्फ क्या करता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस खाली स्थान के परिवर्तन से प्राप्त या परिवर्तित होता है। तो जो किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस डैश के परिवर्तन से परिवर्तित होता है तो इंटरनेट सेवा प्रदाता से परिवर्तित होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। www शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। आईपी एड्रेस का अभियाम क्या होता है? अभियाम होता है हमारा आईपी एड्रेस का एक संख्यात्मक नेटवर्क लेयर है। क्या है ये? संख्यात्मक नेटवर्क लेयर। एक आईपी एड्रेस के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो आईपी एड्रेस है उसमें एक 255 से ज़्यादा नहीं रख सकते अपन, अधिकतम 255 होता है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या होता है? तो कंप्यूटर का पता होता है उसका आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? तो कंप्यूटर में अद्वितीय नहीं होता। वर्क ग्रुप का नाम एक अद्वितीय नहीं होता। उसका आईपी एड्रेस अकेला होता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। कंप्यूटर का नाम अलग होता है और यह सभी तो हो ही नहीं सकते। तो ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती हमारी आईपी एड्रेस, नहीं होती। HTTP होती है, टेलनेट होती है और FTP होती है। ये सब क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। होस्ट आईडी के लिए क्लास C आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो हमारी जो होस्ट आईडी है उसके लिए जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है 8 बिट का। कितने का होता है? 8 बिट का होता है। क्लास C आईपी एड्रेस पते में नेटवर्क के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो 24 होती है। देखो, होस्ट के लिए 8, मतलब होस्ट के क्या होते हैं? अलग से 8 होते हैं। तो होस्ट आईडी के लिए क्लास C आईपी एड्रेस का कितने बिट में प्रयोग किया जाता है? तो 8 का किया जाता है। लेकिन क्लास C में आईपी एड्रेस पते पर नेटवर्क के लिए कितने का प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क के लिए कितना कर रहा है वो? 24 का कर रहा है। 24 घंटे नेटवर्क ओपन रहता है तो 24 के लिए नेटवर्क के लिए 24, होस्ट के लिए 8। किसी प्रोटोकॉल के लिए कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल में किसका ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ईमेल करते हैं हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं? तो ईमेल भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये तो भाई हमारा फाइल ट्रांसफर, इसका प्रयोग करते हैं। सभी हो सकते हैं। संकेतों भेजने के लिए किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो POP से भेजते हैं हम, IMAP से भेजते हैं, SMTP से भेजा जाता है, लेकिन FTP से हम प्रोटोकॉल से ईमेल नहीं भेज सकते हैं, वो तो फाइल भेज जाती हैं। SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट कितने होते हैं? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा 25 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाला ज्ञात पोर्टों का मान क्या होता है? तो IANA के द्वारा जो नियंत्रित पोर्ट होते हैं उनकी संख्या होती है 0 से 123। कितनी होती है? 0 से 123 होती है। ऐना IANA के द्वारा नियंत्रित प्रोटोकॉल की संख्या कितनी होती है? 0 से 123। निम्नलिखित में कौन सा संकेत एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब वह नेटवर्क से जुड़ने का पहले प्रयास करता है? तो कौन सा संकेत है जो DHCP क्लाइंट के द्वारा प्रसारित किया जाता है जब वह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? तो DHCP डिस्कवर। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डायग्राम हेडर में नहीं होता? तो ये नहीं होता फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट हमारे IPv6 में नहीं होता। सोर्स एड्रेस होता है, वर्जन होता है और डेस्टिनेशंस एड्रेस होता है, लेकिन फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं होता। फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं होता। SMT का फुल फॉर्म क्या होता? वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहाँ गया ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के 2 संस्करण उपयोग में लाए जाते हैं। तो कौन कौन से संस्करण है? पहला है IP संस्करण 1 और IP संस्करण 6। POP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। बिट्स और होस्ट ID के लिए डैश बिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो बिट्स और होस्ट के लिए, बिट्स के लिए होती हैं हमारी 24 बिट्स और होस्ट के लिए होती हैं 8 बिट्स। नेटवर्क ID के लिए वर्ग A IP पता कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क ID के लिए हम करते हैं A IP एड्रेस पता करने के लिए हम 8 बिट का प्रयोग करते हैं। वर्ग B IP एड्रेस नेटवर्क में ID के लिए कितना प्रयोग किया जाता है? तो 16। A के लिए करते हैं हम 8, A के लिए 8, B के लिए 16, 8 दूनी 16। क्लास B IP एड्रेस पता करने के लिए या लिखने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो 16 बिट्स की आवश्यकता होती है। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए किस का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर आवश्यक होता है? तो हमें यदि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है तो हमें IP एड्रेस और पोर्ट संख्या की आवश्यकता होती है। हमें IP एड्रेस की होती है आवश्यकता और पोर्ट संख्या की आवश्यकता होती है। नेटवर्क ID के लिए वर्ग 1 मतलब वर्ग A IP एड्रेस कितने बिट का प्रयोग करता है? तो A करता है हमेशा 1 बिट का प्रयोग। वर्ग B IP में वर्ग की पहचान के लिए कितने नेटवर्क ID बिट्स की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है 2 की, A के लिए 1 और B के लिए 2। निम्नलिखित में कौन सा एक श्रेणी 1 का IP एड्रेस है? तो ये है हमारा ये वाला। इसके लिए आपको कंप्यूटर की हमारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी जिसमें हमने IP एड्रेस को समझाया है। तो IP एड्रेस की संख्या कौन सी है? ये वाली, तो ये दी गई है A वाली। IP एड्रेस वर्ग की कुल कितनी संख्या होती है? जो IP एड्रेस होते हैं उसमें 5 संख्याएं होती हैं वर्ग की। वर्ग C IP पते में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क ID बिट्स की आवश्यकता होती है? तो C के लिए होती है हमारी 3 की। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक मान्य IP एड्रेस का क्लास नहीं होता? तो हमारी फर्स्ट होती है, C होती है, नहीं A होती है, B होती है, C होती है, लेकिन फर्स्ट नहीं होती है ना, DB होती है। तो फर्स्ट हमारी कोई भी IP एड्रेस की क्लास नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है कथन है ना? एक प्रति में बिट्स होते हैं, एक
पत्ते में बिट्स होते हैं, तो ये गलत है। इंटरनेट की डुअल बूट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी में एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर में ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा किया जाता है? तो कौन सी एक अनुप्रयोग परत है इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हम टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा किया जाता है? तो ये होता है पीओपी का प्रयोग। डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो डीएनएस का कार्य होता है प्रक्षेत्र नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। जो प्रक्षेत्र नाम है उसको किस में परिवर्तित करता है? डीएनएस आईपी में परिवर्तित करता है। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक नियम समुच्चित या प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से दूरस्थ या रिमोट लॉगिन किया जा सकता है? तो एक नियम समुचित प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से दूरस्थ या रिमोट लॉगिन किया जा सकता है, तो ये होता है टेलनेट। डीएनएस नामांकन प्रणाली का मानवानुकूलन तकनीक है तथा डैश स्तर के एक नियम समुचित प्रोटोकॉल होता है। तो डीएनएस एक नामांकन प्रणाली होती है जो कि मानव अनुकूल तकनीक होती है। और ये कौन सी स्तर पर एक नियम प्रोटोकॉल होता है? तो एप्लीकेशन स्तर पर होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर प्रोटोकॉल होता है डीएनएस का। निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बिट्स को समय सीमा में साझा करते हैं? तो हम निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बिट्स को समय सीमा में साझा करते हैं? तो ये होती है हमारी टीडीएमए के द्वारा समय सीमा में साझा करते हैं वेट बिट्स को। दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को खोज पाने के उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रमिक नामांकन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को खोज पाने के लिए जो उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रम नामावली है उसको कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश क्या दर्शाता है कि वो क्या है? एक कमर्शियल साइट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड या वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशन है .com, .gov और .net। ये सभी है एक वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है। यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu, .usa लिखा है तो ये क्या है भैया? अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्थान का नेम है। ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने के पर विसंगति से बचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है डीकम्पोजिशंस। क्या कहलाती है? ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल में रिलेशन में विभाजित करने की जो विसंगति होती है उस बचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीकम्पोजिशन कहा जाता है। डोमेन नेम में .+co मतलब .co क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमें कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन है। ये CO क्या दर्शाता है? .co दर्शाता है कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन है। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमें नेटवर्क का परीक्षण करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पिक का प्रयोग करते हैं। पिक का प्रयोग करते हैं नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS का फुल फॉर्म है। साइबर लॉग की शब्दावली में DOS क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस DOS को कहा जाता है। एक वायरस क्या होता है? तो एक वायरस होता है CPU की शाब्दिक इकाई को बढ़ा या घटा सकता है। तो जो हमारा वायरस होता है वो किसी भी शब्द की लंबाई को बढ़ा या घटा सकता है CPU में। किस प्रकार का वायरस exe फाइल के साथ संलग्न होकर इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड exe
फाइल अन्य EXE डॉट फाइल पर हमला करके उन्हें भी संक्रमित करता है, तो ये क्या होता है हमारा पैरासाइटिक वायरस। EXE फाइल से आता है, हमारे कंप्यूटर को संक्रमित करता है, उस फाइल को संक्रमित करता है और उससे रिलेटेड अन्य फाइल होती हैं उनको भी संक्रमित कर देता है, तो ये कौन सी होती हैं, पैरासाइटिक वायरस होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर में वायरस का संबंध है प्रोग्राम से। वायरस क्या होता है, प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर वायरस के द्वारा यदि पुनरावृत्ति की जा रही है तो ये क्या कर रही है भैया, स्पॉन कर रही है। कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है, हमारे जो कंप्यूटर वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर वायरस का मतलब है यह एक विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होता है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतिलिपियां स्वयं बनाकर दूसरों को प्रोग्राम में फैला देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वायरस। एक संक्रमित कर देता है प्रोग्राम को, खुद की प्रतिलिपियां बनाता है और प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम तक भी फैल सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, तो ये होते हैं एक प्रकार के सॉफ्टवेयर। कौन सा, एक एंटीवायरस है, तो कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं उनको मारने के लिए एंटीवायरस होता है, तो ये है हमारा ड्रॉबैक। क्या है, एक एंटीवायरस है। ड्रॉबैक क्या है, एक एंटीवायरस है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो जो हमारा एड्स है वो कंप्यूटर वायरस नहीं है। ब्रेन डॉन और अन्ना कुनिकोवा भी क्या है, एक एंटीवायरस है। ब्रेन लगाना पड़ेगा वायरस को मारने के लिए, डॉन को बुलाना पड़ेगा, जो कि कौन है, हमारा अन्ना है। और डॉक्टर भी आ सकते हैं, ड्रॉबैक। कैकर्स वे द्वेषपूर्ण हैकर्स होते हैं जो कि सूचनाओं की चोरी करने का क्षति पूर्ति के उद्देश्य से सूचना प्रणाली में घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो हमारे क्रैकर्स होते हैं वो द्वेषपूर्ण हैकर्स होते हैं, वे द्वेषपूर्ण होते हैं, है ना, जो सूचनाओं की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ करते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लैक हैट्स हैकर्स। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एंटीवायरस के लिए मानने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये फायरफॉक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि अवीरा, मैकफ्री और कैसनास्काई ये भी क्या है, एक एंटीवायरस है। भारतीय IT अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारतीय जो IT अधिनियम है वो 2000 में आया था, अधिनियम में किया गया था। एक वायरस क्या होता है, तो हमारा एक वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर डिवाइस है, नहीं कंप्यूटर की लॉगर होता है, हाँ की लॉगर हो जाता है लेकिन वो नहीं होता, कंप्यूटर डिवाइस है नहीं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की कॉपी करता है, उपयोगकर्ता की अनुमति और जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है, वो क्या होता है, हमारा वायरस होता है। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए किया गया था। इस वायरस का नाम क्या था, तो ये था भैया कैच मी इफ़ यू कैन। ये किसको प्रभावित किया था, इसने MS-DOS को प्रभावित किया था 6 मार्च 1992 को। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है जो सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित कर सकता है, तो ये किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है और अपनी परिवर्तित चेंज कर देता है स्थिति को, उसको कहा जाता है वियना, जो कि कहा रहता है हार्ड डिस्क में रहता है और अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है, तो ईमेल के द्वारा फैलने वाला वायरस कौन सा है, हमारा JS फ्रॉडलाइट क्या है, एक फ्रॉडलाइट है, फ्रॉड कलर की लाइट है जो कि हमारी ईमेल में जलती है और फैल जाता है। ऐसे वायरस जो समय बतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहा जाता है, तो एक ऐसे वायरस जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं लेकिन खास तारीख पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो वो होते हैं हमारे टाइम बम। वह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क डिवाइस में रहती है, फ्लॉपी डिस्क से आता है, फ्लॉपी डिस्क से आता है, उसका क्या कहा जाता है, ऐसे वायरस जो कि हमारी फ्लॉपी डिस्क में रह गए होंगे और फ्लॉपी डिस्क में से आते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट कहा जाता है।
वियना कहाँ था? वो हार्ड डिस्क में था, है ना। निम्नलिखित में कौन सा वायरस की श्रेणी में कौन स्वयं को नहीं दोहराता? स्वयं को नहीं दोहराता हमारा ट्रोजन हॉर्स स्वयं को नहीं दोहराता, जबकि वॉर्म, बूट सेक्टर वायरस और जो माइक्रो वायरस होते हैं वो खुद की प्रतियां दोहराते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? तो ओवरराइट वायरस कौन सा नहीं है? तो मीव ओवरराइट वायरस नहीं है, लेकिन हमारा ट्रीज बूट रिबूट है, वे है और 8888.db होता है, लेकिन मीव क्या है हमारा? एक ही बार होता, ओवरराइट नहीं है। वायरस की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे .com और .exe फाइलों को? तो एक फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है जो कि फाइलों को इन्फेक्ट करता है। .com और .exe फाइलों को संक्रमित करता है, इसको कहा जाता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? तो कौन वायरस नहीं हो सकता? तो ये नहीं होता हमारा CD रोम काम करना बंद कर दे, तो ये हमारा वायरस का काम नहीं है, CD रोम को बंद नहीं कर सकता। मौजूदा प्रोग्राम फाइल और आइकन्स गायब कर देता है, तो ये होता है। वेब ब्राउज़र कई असामान्य होम पेज खोल देता है, ये भी होता है। स्क्रीन पर असामान्य संदेश और चित्र दिखाता है, ये भी होता है, लेकिन हमारी रोम को बंद नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला एक वायरस नहीं है? तो वायरस नहीं है हमारा नॉट, लेकिन ट्रोजन हॉर्स है, मेलिशा ए है और लोब गेट है, लेकिन नॉट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी या श्रेणी नहीं होती? तो ये नहीं है हमारी इंट्रप्ट नहीं होती, इंट्रप्ट नहीं करता वायरस। मैक्रो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, मेमोरी अवस्थित वायरस भी होता है। किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मालवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर एक PC पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ऐसा कौन सा अटैकर होता है जो कि मालवेयर का इस्तेमाल करके आपकी कमजोरियों का पता लगाकर फ़ायदा उठाकर आपके PC में आ जाता है और एक्सेस प्राप्त कर लेता है? इसे कहा जाता है बैकडोर। बैकडोर अनजान ईमेल या फिर अनलग्नों को या अटैचमेंट को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो अनाधिकृत ईमेल होते हैं, अनजान ईमेल होते हैं, अटैचमेंट लगा है उसमें, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे वायरस हो सकता है और जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप ईमेल स्वतः रिबूट हो रहा है तो क्या हो सकता है? आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट कर रहा है तो वो उसमें वायरस। निम्नलिखित में कौन सा मैलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर फिर इन्फिनिट लूप में नई प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये होती हैं फॉर्क बम। मैलिशियस वायरस है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फिनिट लूप में अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, नई प्रतिक्रियाएं बनाता है, तो ये होता है फॉर्क बम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। जो हमारे एंटीवायरस होते हैं उनको नियमित रूप से क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, वरना नए वायरस पता ही नहीं चल पाएंगे कि हैं या नहीं। निम्नलिखित में से क्या पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो पासवर्ड छोटे छोटे अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, तो ये तो सही है। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, कितना भी कर सकते हैं अपन, है ना। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिख कर रखना ज़रूरी ना हो, तो ये भी सही है। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न के जल्दी ही टाइप किया जा सकते, तो ये भी सही है, लेकिन उसे मतलब 6 डिजिट का ही होना चाहिए, ये गलत है। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा गोपनीय कोड जो कि प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है तो वो होता है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड का प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करता है? तो पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकता है। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड में प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? कभी भी हम लॉगिन करते हैं तो उसमें नाम और पासवर्ड को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसमें उपयोगकर्ता का ईमेल पता करना का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है फिगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अटैक या हमला या अटैकर्स या फिर हमलावर को क्लाइंट
साइट स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठ में इंजेक्ट कराने की अनुमति होती है। तो ऐसा कौन सा अटैक है? ये अटैकर्स के द्वारा क्लाइंट साइट जो स्क्रिप्ट होती है उसमें वेब पृष्ठ पर इंजेक्ट कराना होता है। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के द्वारा पहले वेब पेज में इंजेक्ट कराना पड़ेगा हमारे अटैकर को, फिर अटैक करना पड़ेगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। कंप्यूटर हैकर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर हैकर वह व्यक्ति होता है जो कि व्यक्तिगत लाभों के द्वेषपूर्ण इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, हैकर कहलाता है। हैकिंग से आप क्या कर सकते हैं? हम हैकिंग से कुछ भी कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी को हनन कर सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं कर सकते, सर्चिंग नहीं कर सकते और सिक्योरिटी को भी हनन नहीं कर सकते। हैकिंग से आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, इनमें से तो कुछ नहीं। हैकर्स का तात्पर्य क्या होता है? तो हैकर वो व्यक्ति होता है जो कि हमारे डाटा तक अनाधिकृत पहुंच पाता है और कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसे हैकर कहा जाता है। साइबर क्राइम क्या होते हैं? तो साइबर क्राइम हैकिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, सर्विस आघात की मनाही होती है, ये सभी हमारे साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ये कैसे वर्गीकृत किया गया है? हमारे जो साइबर क्राइम होते हैं, एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? हमारे साइबर क्राइम होते हैं। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को क्या कहा जाता है? तो एक समय अवधि में आप जितने वेबसाइट या फिर पृष्ठ को देखते हैं उन्हें कहा जाता है हिस्ट्री लिस्ट। वो सभी को दिखा देता है कि आपने क्या क्या देखा है। अल्ट्रा विस्टा क्या है? तो अल्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल भी एक सर्च इंजन है। याहू, गूगल, MSN क्या है? तो MSN, गूगल और याहू ये सब सर्च इंजन है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। इंटरनेट साइट है, ये सब क्या है? इंटरनेट साइट है। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है हमारा साइंस, जबकि गूगल, अल्ट्रा विस्टा और ऑरकुट ये सब हमारे क्या हैं? सर्च इंजन हैं। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है वो क्या कहलाते हैं? तो वह प्रक्रिया जो समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है उसे कहा जाता है सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो हमारा डॉब जॉब्स एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि याहू, लाइकोज और मेटा गैवलर ये सब क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन हमारा डॉब जॉब्स नहीं है। कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन है हमारा बाइडू। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक होता है टूल प्रोग्राम कौन सा है? तो हमारी इंटरनेट में जो विशिष्ट सूचनाएं होती हैं, फाइल होती हैं, उनको ढूंढने में सहायक होता है सर्च इंजन, जो कि है हमारा आर्ची। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।